खबरों की तय कर जाकर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। आज आप देख रहे हैं मिस्टर एनालाइजर एक अलग अंदाज में। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आज जबकि उन्होंने कैबिनेट की पहली बैठक ली, उस बैठक के साथ ही मंत्रिमंडल के विस्तार की बात पूरी सामने आ चुकी है। कौन सा मंत्री क्या महकमा देखने जा रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स अब आप देखने जा रहे हैं भारत 24 पर। और उसके साथ साथ मिस्टर एनालाइजर के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि इस मंत्रालय के जो विभाजन है इसका आधार क्या है, इससे किसको क्या फायदा मिलता दिखाई दे रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी सरकार ने कहां कैसे किन चीजों को साधा है, यानी कि खबरों की परत के भीतर की खबरें आपके सामने। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लें तो प्रधानमंत्री ने अपने पास मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और उसके बाद सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को अपने पास रखा है। ये लगभग वही महकमे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 में अपने पास रखे थे, और इसमें उनको मदद मिल रही थी जितेंद्र सिंह से, जो कि एमओएस के तौर पर उनके प्रधानमंत्री कार्यालय में नियुक्त थे। जितेंद्र सिंह के बारे में अभी भी जानकारी जैसे आती है हम आपको बताते हैं, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री ने जो अपने पास कार्यालय रखे हैं वो आपके सामने रखा है। अब सबसे बड़ी बात जो गृह मंत्रालय की बात निकल कर आती है, यहीं से अब आप देखेंगे जो कैबिनेट के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा रखा है जिसे आप कह सकते हैं कंटिन्यूटी विथ माइनर चेंजेस। जी हां, कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे मंत्रिमंडल में आपको दिखाई देगी। खास करके जब आप सीसीएस की बात करते हैं, जो प्रमुख मंत्रालय है जो कि देश के भविष्य का निर्धारण करते हैं, उन सभी मंत्रालय में आपको कंटिन्यूटी बड़े पैमाने पर दिखाई देगी। मसलन राजनाथ सिंह अभी भी रक्षा मंत्री के पद पर रहेंगे, 2019 से 2024 के बीच में भी रक्षा मंत्री के पद पर रहे। उसके साथ साथ अमित शाह गृह मंत्रालय के पद पर बने रहे, 2019 से आज भी गृह मंत्रालय के पद पर हैं। एस जयशंकर विदेश मंत्री 2019 से लगातार हैं, आज भी एस जयशंकर विदेश मंत्रालय देखते दिखाई देंगे। और निर्मला सीतारमण मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 2019 से देख रही हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। मार्केट की अगर माने तो इस तरह की अफवाहें बहुत बड़े पैमाने पर सामने थी कि पीयूष गोयल को लेकर बहुत लोगों ने उम्मीदें लगा रखी थी, और इसके साथ साथ सट्टा बाजार में भी उनके नाम बहुत उछल रहे थे। लेकिन निर्मला सीतारमण का चुनाव कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उनका भरोसा निर्मला सीतारमण पर पूरा है। इसके साथ साथ मार्केट रिफॉर्म्स और फाइनेंशियल जो रिफॉर्म्स हैं उसकी जो गति है उसे देने के लिए निर्मला सीतारमण से बेहतर उम्मीदवार अभी आज की डेट में मोदी मंत्रिमंडल में कोई आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। इसके साथ साथ जो बड़ी और जो मंत्रालय हैं, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो वोटिंग मार्जिन जीती थी उसके आधार पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। नितिन गडकरी, जैसा कि अभी आपने देखा, उनका भी मंत्रिमंडल कंटिन्यू कर रहा है और वो अभी भी सड़क परिवहन और उसके साथ उसके विकास को देख रहे हैं। नितिन गडकरी के काम को काबिल तारीफ माना गया है और उसके आधार पर ही उनकी इस पूरे परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है, और पीयूष गोयल पहले की तरह ही कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री को देखते हुए दिखाई देंगे। एक बदलाव यहां पर दिखाई दे रहा है, धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले भी था, इसलिए जाहिर सी बात है कई सारी कंटिन्यूटी आपको यहां पर दिखाई देगी। उसके साथ साथ आप देखिए संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी पहले थे, लेकिन प्रहलाद जोशी को अब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। इसके साथ साथ उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का भार भी दिया गया है, यह पहले आरके सिंह के पास था। गिरिराज सिंह का भी विभाग बदल दिया गया है, उनके पास अब मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है। यह विभाग पहले स्मृति ईरानी के पास था, लेकिन अभी उनको दे दिया गया है। अश्विनी वैष्णव अपने पुराने महकमों के साथ साथ उन्हें एक और मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव तो अभी देख ही रहे हैं, उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह मिनिस्ट्री पहले चंद्रशेखर के पास थी, इस मिनिस्ट्री को अब अश्विनी वैष्णव के पास दिया गया है। ये तमाम जो बातें हम आपको बता दें, अब जैसे कि हम आपको कंटिन्यूटी की बात बताएं, भूपेंद्र यादव के पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये 2019 के बाद से लगातार बना रहा, अभी भी उनके पास यही मंत्रालय बना हुआ है। गजेंद्र सिंह शेखावत का मंत्रालय बदला गया है, उन्हें अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दिया गया है। उनके पास पहले पेयजल का पूरा मंत्रालय था। अब अन्नपूर्णा देवी मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को देखने जा रही हैं, और
किरण रिजिजू का प्रोफाइल बदला गया है। उनके पास पहले स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट और उसके साथ साथ डेवलपमेंटल था, लेकिन अब उनको बहुत ही बड़ी पदोन्नति दी गई है। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और इसके साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया गया है। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि किरण रिजिजू बौद्ध हैं और इसीलिए अगर आप देखें तो उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी कंटिन्यू कर रहे हैं अपने पुराने मंत्रालय में। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आज भी उनके पास बना हुआ है। मनसुख मांडविया जो है, जिनको पहले स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था, उन्हें अब मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स उन्हें दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा को दिया गया है। जेपी नड्डा जब राष्ट्राध्यक्ष नहीं थे भारतीय जनता पार्टी के, उसके पहले उनके पास स्वास्थ्य मंत्रालय था। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। चिराग पासवान को मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग दिया गया है। यह मंत्रालय उनके पिताजी के पास उनकी मृत्यु से पहले था, आज उनके पास भी यही मंत्रालय आता हुआ दिखाई दे रहा है। CR पाटिल जो कि गुजरात प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं, उनके पास मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। यह मंत्रालय पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो बड़े मंत्रालय के आधार पर हमने आपके सामने रखा है। सर्बानंद सोनोवाल के पास मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इस महकमे को वो पहले भी देख रहे थे, यहां पर भी आपको कंटिन्यूटी दिखाई दे रही है। जोल ओराम, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रखा गया है। इनके पास इसलिए भी ये रखा गया है क्योंकि उड़ीसा से आते हैं, खुद ही ट्राइबल है। इसके साथ साथ जितेंद्र मांझी जो कि सहयोगी हैं, HM के हैं, 78 साल के हैं, सिर्फ इकलौते सांसद हैं अपनी पार्टी के, इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के तौर पर रखा गया है। और राजीव रंजन सिंह, लल्लन सिंह JDU से जिनको नियुक्त किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, ये मंत्रालय पहले गिरिराज सिंह के पास था। ये मोटे पैमाने पर हमने आपके सामने सारी जो मंत्रालय है, खास करके कैबिनेट स्तर की, ये आपके सामने रखी हैं। अदिति मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, वो हमारे साथ अभी बस जुड़ने वाली हैं। तो अगर आप इस मंत्रालय पर जैसे ही नजर डालते हैं, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या निकल कर आती है? देखिए, इस मंत्रालय को देखने के साथ ही आप समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के मंत्रिमंडल को बहुत बड़े पैमाने पर 2024 में भी कंटिन्यू किया है। यानी कि इस पूरे मंत्रिमंडल में एक बात स्पष्ट है, कंटिन्यूटी बहुत बड़ी बात है। जो जो मंत्रालय, जो जो मंत्री जो काम कर रहे थे, उनके पास 100 दिन का एजेंडा तैयार करने की जिम्मेदारी थी। उनके विभाग इसके कार्य लगातार तरीके से कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले इस बात के संकेत स्पष्ट दिए थे कि 100 दिन का एजेंडा उनके लिए प्रमुखता है। आज जो मंत्रिमंडल आप देख रहे हैं, यह उसी की परिणति है। अगर आप बड़े पैमाने पर यहां पर फेरबदल होता हुआ देखते तो फिर 100 डेज का जो एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था, वो कैसे संपूर्ण होता? यानी कि कंटिन्यूटी विथ 100 डेज एजेंडा इन माइंड, यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कैबिनेट विस्तार। अगर आप इसको इस तरीके से देखें तो मैं यह भी कह सकता हूं कि यह दरअसल कैबिनेट विस्तार है, एक नया मंत्रिमंडल है ही नहीं। अगर आप 2014 और 2019 के मंत्रिमंडल की तरफ नजर उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत जबरदस्त बदलाव आया था 2014 और 2019 में, लेकिन 2019 और 2024 में विभागों में और मंत्रियों में बहुत बड़ा फेरबदल नहीं है। यह कंटिन्यूटी यह भी बताता है कि जो तमाम अटकलें देश भर में लगाई जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर सहयोगियों का बहुत ज्यादा दबाव दिखेगा, जिसकी बातें खास करके इंडी अलायंस बड़े पैमाने पर करता दिख रहा था, आज इंडी अलायंस के मुंह पर एक बहुत बड़ा ताला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस एक मैसेजिंग से लगाया है। यानी कि पूरी तरह की कंटिन्यूटी है, सहयोगियों को जोड़ा गया है और उसके साथ साथ सहयोगियों के पास वो मंत्रिमंडल दिए गए हैं जिसमें अगर आप मुख्यतः देखें तो देश के विकास में सहभागिता तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी वजह से विकास बाधित नहीं होगा। कुल मिलाकर इस मंत्रिमंडल को देखकर आप यही कह सकते हैं, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल है, उनके द्वारा चुना गया मंत्रिमंडल है। अदिति अब जुड़ चुके हमारे साथ, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। अदिति, इस पूरे कैबिनेट विस्तार को देखने से, अभी तक हम सिर्फ कैबिनेट मंत्रियों की बात कर रहे हैं, उसके आधार पर मेरा यह मानना है
कि दिस इज अ कंटिन्यूटी विथ प्रोग्रेस, दिस इज अ कंटिन्यूटी विथ 100 डेज इन फोकस, दिस इज नरेंद्र मोदी इस कैबिनेट जो 2019 में था वही है, और यह बताता है कि यह सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चयन है, इसमें कहीं किसी का कोई दखल नहीं है। क्या कहती हैं आप? आपने जो कहा, प्लीज आप मुझे अलाउ करेंगे मैं उसको देसी भाषा में थोड़ा बोल दूं। जी, मुझे याद है वो भाषण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान कि ये सिर्फ एक पड़ाव है, काम मेरा कंटिन्यू है। मुझे याद है वो भाषण जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि अरे आप 2024 की बात कर रहे हैं, मैं 2047 की बात कर रहा हूँ। मुझे याद है वो तमाम बातें जब विपक्ष ये आरोप लगा रहा था कि अब प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को आदत नहीं है गठबंधन की सरकार चलाने की, और जब विपक्ष ने आरोप लगाया था कि एक बार आप जाति जनगणना तो पूरा कीजिए, एक बार आप नीतीश बाबू को पोर्टफोलियो ढंग से दीजिए, तब पता चलेगा। वो तमाम बातें मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी का ये रिप्लाई आया था कि कैसे गठबंधन की सरकार चलाती है, इसका ऐतिहासिक जो चेहरा है या फिर रिजल्ट है या आईना है वो मैं दिखाऊंगा। और आज ऐसा लगा कि वाकई में 2024 के चुनाव पड़ाव थे, ना तो किसी को घर शिफ्ट करना होगा जिसमें वो जीरो टाइम वेस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड गुड गवर्नेंस। कैसे हर व्यक्ति जो कि क्या पेंडिंग है, कौन सी फाइल किस कबर्ड में रखी है, कौन सी फाइल किस कबर्ड में रखी है, कौन किस पड़ाव पर है और किसको कितना आगे करना है, स्टेप्स वाइज पता है। जीरो टाइम वेस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बता दिया कि ये गठबंधन की सरकार, भले ही आप कहें, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और मेरे हिसाब से चलेगी। पोर्टफोलियो अनाउंस होने से पहले किसानों को निधि दे देना, किसान निधि योजना के तहत, और उससे पहले कैबिनेट के पहली बैठक में हाउसिंग, गैस, चूल्हा सब कुछ दे देना, कितने मकान बनाने हैं। ये नहीं पूछा कि कौन हाउसिंग मिनिस्टर है, कौन सी फाइल होगी। एक बार फिर बता दिया कि नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर काम करते हैं, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और मुझे कई बार याद है कि जब प्रधानमंत्री से पूछा जाता था कि आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा 100 दिनों की तैयारियों में है। जहां एक तरफ चुनाव चल रहा था, चुनाव प्रचार चल रहा था, वहां वो दूसरी तरफ उनके जो अधिकारी थे वो अगले 125 दिनों का उस फाइल पर तैयारी कर रहे थे कि हमें ग्राउंड पे क्या करना है। और वो भाषण जब सेंट्रल हॉल में दिया गया भाषण पूरे एनडीए के सांसदों को, तब एक लाइन उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था अजय सर कि जो पेंडिंग काम है विभागों के, उनको तुरंत प्रभाव से पूरा करें। इस लाइन से ये समझ में आ गया था कि पेंडिंग काम को तुरंत पूरा वही कर सकता है। अदिति, मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ एक विसंगति भी मुझे दिख रही है। अदिति, मैं रोक रहा हूँ आपको, कुछ एक विसंगति भी दिख रही है और ये विसंगति समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहली बात, सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया और उसके साथ साथ ये मंत्रालय पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, उनको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और टूरिज्म दे दिया गया। जल शक्ति मंत्रालय के तहत लोगों तक पेयजल पहुंचाने का काम बड़े पैमाने पर बहुत ही अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से चल रहा था। लेकिन यह बदलाव क्या यह बताता है कि सीआर पाटिल के पास इफेक्टिव मैनेजमेंट का स्कोप ज्यादा है? उन्होंने अभी तक गुजरात में जो अपनी प्रणाली सामने रखी है, रिमोट कंट्रोल पे वो गुजरात के पूरे बीजेपी को चला सकते हैं, ये उनकी महारत हासिल है। तो क्या हम ये माने कि व्यक्ति के आधार पर भी इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभागों का फेरबदल किया है और आप इसको गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए रिवॉर्ड मानती हैं, या आपको लगता है कि उन्हें बताया गया है कि और बेहतर काम करने के तरीके भी होते हैं? देखिए, मैसेज तो इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन अब इन दो का जिक्र किया है तो सीआर पाटिल के लिए आपने कहा मैनेजमेंट, 156 का रिजल्ट गुजरात में। अच्छा, ये बात तो सबको पता है कि सीआर पाटिल राइट हैंड है नरेंद्र मोदी के। अभी उनको जब सुनील बंसल को बनारस भेजा गया अमित शाह ने, सुनील बंसल अमित शाह के करीबी हैं, संगठन की पकड़ रखते हैं, उत्तर प्रदेश संगठन में जबरदस्त काम किया है और सुनील बंसल ग्राउंड पे बताते रहे कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी ने सीआर पाटिल को भेजा। जब सीआर पाटिल लौटे तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो नतीजों में नजर आई। तो एक बार फिर विश्वास का बढ़ना, सब ये कहते रहे कि 8 लाख के मार्जिन से जीतेंगे, लेकिन सीआर पाटिल ने आके जो फीडबैक दिया 1 to 1 मोदी जी को, वो फीडबैक हकीकत के बेहद करीब था।
सी आर पाटिल ने जब जब जैसे जैसे कहा है मोदी जी ने वो किया, और जब जब जो जो फीडबैक दिया वो सही निकला। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल। जी। दूसरा, सी आर पाटिल मैनेजमेंट के मास्टर हैं। वो किसी भी चीज को कॉलर से पकड़ते हैं, यानी कि जड़ से पकड़ते हैं। तो जल, जहां पर गंगा की सफाई एक मुद्दा था बनारस में, अभी घर घर नल पानी पहुंचाना, हर घर जल नल की बात होती है। वो ऐसा नहीं है कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने नहीं किया। मुझे याद है नरेंद्र मोदी ने जब राजस्थान की सरकार बन रही थी तो गजेंद्र सिंह शेखावत को बुला के कहा था कि मैं तुम्हें अभी राजस्थान नहीं भेज रहा हूँ। दो वजह, पहला, राजस्थान से तुम आते हो, वहां पानी की किल्लत है, तुम्हें ERCP ईस्टर्न कैनाल योजना, जहां पे पूरे 13 जिलों को पानी मिलेगा, वो करना है, जो किया गजेंद्र सिंह शेखावत ने। दूसरा, पाकिस्तान के साथ पानी का जो डिस्प्यूट है, हरियाणा के साथ जो पानी का डिस्प्यूट है, वो सब तुम्हें करना है। पाकिस्तान वाला भी कोर्ट में है, लेकिन ऐसे बहुत सारे मुद्दे। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आप देखिए टूरिज्म, एक भले ही एक समय ठंडा मंत्रालय माना जाता था, लेकिन आज टूरिज्म, जब से महाकाल कॉरिडोर बना है, जब से अयोध्या का राम मंदिर बना है, जब से सांस्कृतिक टूरिज्म का जिक्र आया है, बनारस में और घाट बनते जा रहे हैं, टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर हो गया है रेवेन्यू जनरेशन का। बिल्कुल, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए अब। तो इसलिए रिवॉर्ड दोनों को माना जा रहा है कि दोनों को दिया गया है, दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन जाहिर तौर पे पानी, लेकिन मार्केट को रिवॉर्ड नहीं किया गया है। कम से कम ये मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट और तमाम अन्य विशेषज्ञों को ऐसा लग रहा था कि पीयूष गोयल जी इस बार फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, निर्मला सीतारमन जी का पत्ता कटने वाला है, लेकिन हुआ वही जो रब राखा, यानी कि मोदी राखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्मला सीतारमन को वित्त मंत्री बने रहने दिया और पीयूष गोयल जो हैं वही हैं जहां पर हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत सारे संकेत है, बहुत सारी कंटिन्यूटी भी है। पीयूष गोयल को लेकर यह रिजर्वेशन साउथ बॉम्बे में खास करके है कि उनको किसी भी तरीके से स्टॉक मार्केट या वित्त मंत्रालय के पास पहुंचाया जाए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। आपको लगता है कि ये सारी वजह जानकारी रहती है जिसके आधार पर ये सब तय हो रहा है? क्योंकि मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है, वरना ऐसी कोई वजह नहीं थी कि पीयूष गोयल को फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं दिया जाता। पिछली बार भी यही चर्चा थी, पीयूष गोयल फाइनेंस मिनिस्ट्री। देखिए, मैं क्योंकि अजय सर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, दर्शक सुन रहे हैं, तो एक बात खुल के कर लेते हैं। मुझे याद है जब 2019 में अरुण जेटली जी जिंदा थे और तबीयत बहुत नासाज थी उनकी, और पीयूष गोयल तब कुछ अरुण जेटली जी की तबीयत के समय कुछ दिनों के लिए फाइनेंस भी बने थे, और अनुराग ठाकुर भी उस समय INB, तमाम तरीके के जो दायित्व की बात थी। तब पीयूष गोयल, अरुण जेटली जी ने स्पेसिफिकली कहा था कि निर्मला सीतारमण को ये बनाया जाए और INB मिनिस्टर अनुराग ठाकुर को बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, लेकिन देखिए इस पूरे उसमें मैनेजमेंट के मास्टर दो लोग हैं। पहले नितिन गडकरी, जो अपने आप को बहुत पहले से बिजनेसमैन कहते आ रहे हैं, उनको पता है कि बिजनेस कैसे करना है, उनको पता है बिजनेसमैन से डील कैसे करना है, उनको पता है सड़क जो पर डे उनको 32 किलोमीटर 38 किलोमीटर बनानी है तो उसके लिए कैसे चीज़ें करनी है। तो मैनेजमेंट स्किल्स ठीक वैसे ही पीयूष गोयल है। तो कोशिश कहीं ना कहीं फिनेंस, और एक और कंफर्ट का भी जिक्र है, डिलीवरी परफॉर्मेंस के साथ, जैसे अब अर्जुन राम मेघवाल, उसके बाद उस उदाहरण के साथ मैं आऊंगी। स्मृति, जिस तरीके से बजट गए, बजट का जो तरीका आया, निर्मला सीतारमण एब्सोल्युटली फिट बैठती हैं उनके टेम्परामेंट के साथ। हेल्थ मिनिस्ट्री JP नड्डा टेम्परामेंट के साथ फिट बैठते हैं। वैसे ही आपको जिक्र करें, कानून के साथ जो रिश्ता होता है सरकार का, वो बड़ा ही नाजुक होता है, कानून के साथ जो रिश्ता होता है। तो आप देखिए किरण रिजिजू को हटाया, उस समय जुरिस्डिक्शन के साथ, जुडिशरी के साथ कितना बड़ा इशू था सरकार का, लेकिन फिर अर्जुन राम मेघवाल को कानून वापस रिपीट किया गया। वजह क्या थी कि जुडिशरी के साथ कैसे तालमेल बिठाना है ये ऐसा व्यक्ति समझता है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर विश्वास जताया गया, यानी कि अर्जुन राम मेघवाल उस काम को करने में बहुत अच्छे रहे एज पर मोदी एंड अमित शाह। ठीक वैसे ही फिनेंस में जैसा सरकार चाहती थी, बहुत सारी इंटरनल स्टोरीज हैं। जब बजट तैयार होता है तो बहुत सारे तरीके के चीजें निकल कर आती हैं, लेकिन निर्मला सीतारमण उस सेंटिमेंट को समझती हैं कि नरेंद्र मोदी क्या चाहते हैं। तो शायद कोई डिस्टर्बेंस नहीं, जीरो टाइम वेस्ट के साथ जो बेस्ट डिलीवरी दे रहा है उसको वही देने दिया गया। आपने किरण रिजिजू का यहाँ पर जिक्र किया, अदिति रोक रहा हूँ आपको फिर से। किरण रिजिजू का आपने जिक्र किया, किरण रिजिजू को इस बार मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स और उसके साथ साथ माइनॉरिटी अफेयर्स का मंत्रालय दिया गया है,
और अगर हम देखें उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को, तो उनको मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त एक तस्वीर प्रस्तुत करता है, जहां किरण रिजिजू को एक बहुत बड़ा प्रमोशन है। कानून मंत्री के बाद एक तरह से ऐसा माना जा रहा था कि उनको ठंडे बस्ते में रख दिया गया, लेकिन आज उनको मेन स्ट्रीम पार्लियामेंट्री अफेयर्स यानी कि सभी विपक्षी दलों और सहयोगी दलों के साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होगी। उसके साथ साथ जब आप ज्योतिरादित्य की सिंधिया की बात करते हैं तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय वो पहले देख रहे थे, उनकी कार्यक्षमता कार्यकुशलता वहां पर अच्छे तरीके से देखी गई। उनको मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न अफेयर्स देने का मतलब ये है कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की तरक्की और विकास को लेकर काफी जोर होगा। इसमें कोई शक नहीं कि शायद ये मंत्रालय किरण रिजिजू के पास आता तो उस पर कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से हम काम होते देख सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है इसके पीछे एक हिडन मैसेज भी है। क्या आंक रही हैं आप इसके पीछे का मैसेज? सबसे पहले तो जिस समय अपन किरण रिजिजू का जिक्र कर रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल के घर के बाहर मैं खड़ी हूँ, तो आपको एक अपडेट दे दूं कि जो पूर्व में और जो प्रेजेंट में पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर थे वो अभी मुलाकात कर रहे हैं। तो जैसे कि शायद मैं बार बार ये नोटिस कर रही हूँ कि क्या अर्जुन राम मेघवाल वापस लौट आए हैं, और हमें लगता है कि अर्जुन राम मेघवाल अब अपने घर आए हैं। इससे पहले वो प्रहलाद जोशी से मुलाकात कर रहे थे और प्रहलाद जोशी, किरण रिजिजू और अर्जुन राम मेघवाल की मुलाकात हुई। आप इसको डिलीवरी के रूप में देखिए, जहां 18 तारीख को पार्लियामेंट सत्र शुरू होने की बात है और हैंडओवर की बात है, क्योंकि प्रहलाद जोशी अब संसदीय कार्य मंत्री के अब नहीं रहेंगे, किरण रिजिजू के पास है और एमओएस अर्जुन राम मेघवाल है जो ये काम संभालते रहे हैं। तो डिलीवरी स्विफ्ट डिलीवरी हो जाए, स्विफ्ट ट्रांजिशन हो जाए, स्विफ्ट हैंडओवर हो जाए। तो इनकी मुलाकात हुई। अब बात है किरण रिजिजू की। जाहिर तौर पर माना जा रहा था कि उनको बैक सीट ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन अब नॉर्थ ईस्ट एक महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए मणिपुर में किस तरह की आज भी स्थिति चल रही है, बहुत तनाव की स्थिति है। असम में भी जो एक्सपेक्टेड था वो नहीं हो पाया। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन को एक तो युवा शक्ति चाहिए और एक वहां का लोकल चेहरा चाहिए। तो उन सभी चीजों को समझते हुए बारीकी से, और शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है भारतीय जनता पार्टी को भी, संघ को भी, और इसके साथ साथ खुद नरेंद्र मोदी को। तो कहीं ना कहीं उनको और ये स्पेस दिया जा रहा है, ग्राउंड दिया जा रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को और उभारते हुए आप और अलग तरीके से काम कीजिए। युवा शक्ति के लिहाज से उसको देखकर उनको और बेहतर काम करने के लिए अलग अलग ग्राउंड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर नो डाउट टेलीकॉम दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये इसको सीधे तौर पे दो चीजें इसमें झलक रही हैं। पहला डिलीवरी, दूसरा डिलीवरी, और अगर तीसरे की बात करें तो डिलीवरी एफिशिएंसी, हर व्यक्ति की एफिशिएंसी क्या लेकिन है। इस एफिशिएंसी के साथ साथ बहुत सारे और एजेंडे भी साधते जा रही है मोदी सरकार के इस कैबिनेट विस्तार को। अगर मैं कहूं, मैं इसे नया कैबिनेट तो मान नहीं रहा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि कैबिनेट विस्तार ही है। अगर आप देखें, धर्मेंद्र प्रधान के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एक बार फिर वापस आया, और उसके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान की एंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट पर। शिवराज सिंह चौहान को ऐसा माना जाता है कि वो न सिर्फ जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, बल्कि किसानों को लेकर और खास करके उनकी लोगों के बीच में मान मनोबल और लोगों को अपने पक्ष में करने की जो कला है, उस कला में वो माहिर है। फार्मर डिस्ट्रेस जो एक बहुत बड़ा मसला आज भारत के सामने है, जिसमें मोदी सरकार अपने आप को इस पूरे मसले से आगे निकालना चाहती है, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस से आगे निकालना चाहती है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है शिवराज सिंह चौहान की भूमिका। 3 कृषि कानून मोदी सरकार लेकर आई थी। उन कृषि कानून की वजह से बहुत बड़े बदलाव की उम्मीदें थीं, लेकिन किन्हीं कारणों से और खास करके किसानों के प्रदर्शन की वजह से इन 3 कृषि कानून को मोदी सरकार ने वापस लिया। दरअसल ये इकलौता ऐसा कानून है जिसे मोदी सरकार ने बीते अपने 10 साल में वापस लिया है। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जो हम कहते हैं संघ परिवार का तथाकथित तौर पर एजेंडा, जिसको लेकर इंडिया अलायंस बार बार हमला करता हुआ दिखाई देगा। धर्मेंद्र प्रधान इसमें पहले भी महारत हासिल कर चुके थे, आज भी वही करते दिखाई देंगे। हाँ, ये बात अलग है, अफसोस की बात कि उड़ीसा में उनके मुख्यमंत्री पद बनने की जो उम्मीदें थी उनको, वो तो अब ना हो पाएंगी। लेकिन हम इसे माने कि यह मोदी सरकार की बहुत सोची समझी रणनीति है कि शिक्षा विभाग पर धर्मेंद्र प्रधान, उनके तहत ही नीट और तमाम तरह के अन्य बड़े सुधार, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हुई थी, और अब हम देख रहे हैं कि कृषि सुधार में शिवराज सिंह चौहान।
अजय सर, आपने जो जो बात कही वो एब्सोल्युटली सटीक है। वजह पर इस पूरे पोर्टफोलियो में अगर किसी दो व्यक्तियों का कद बहुत बड़ा है, देखिए, एक ये कि अमित शाह को लेकर जिक्र था कि क्या वो होम रहेगा नहीं रहेगा, राजनाथ जी को दिया जाएगा, शपथ राजनाथ जी ने पहले ली 19 की तरह ही, लेकिन उनका दूसरा दो ऐसे व्यक्ति जिनका कद सबसे ज़्यादा बड़ा है और चैलेंजेस भी, वो है शिवराज सिंह चौहान, आपने जैसा कहा, कृषि एवं किसान कल्याण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, और एक है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव ने पिछले दिनों अगर सबसे ज्यादा ट्रस्ट नरेंद्र मोदी का जीता है तो वो अश्विनी वैष्णव है। उन्होंने इस पूरे काम में पर्दे के पीछे, नॉर्मली नेताओं को क्या होता है कि दिखना चाहते हैं, मीडिया में आना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने पर्दे के पीछे बैठ के जो मीडिया मैनेजमेंट किया है, कौन इंटरव्यू करेगा, 80 इंटरव्यू प्रधानमंत्री ने किए, सब अश्विनी वैष्णव के कहने करने किस तरीके से होगा, और वो भी 11 शोका रोड के सामने कोठी के अंदर कमरे में बैठकर। तो अगर सबसे ज्यादा विश्वास जीता है तो ये दो बड़े पोर्टफोलियो, बड़ी जिम्मेदारी। अब आपने कहा शिवराज सिंह चौहान, लोग तो मान रहे थे कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, अब किन कारणों से वो नहीं बने, क्या हुआ, उस पर भी एक दिन अजय सर आपके साथ शो करना चाहूंगी आपकी मार्गदर्शन में। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात है, आपने जैसा कहा बखूबी, आज जिस तरीके से किसानों के निधि गई है, जाट फैक्टर, हरियाणा में चुनाव, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे उपचुनाव होने वाले हैं, और किस तरीके से आरएलडी आने के बाद भी रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आया, सीधा सीधा जाट और किसानों के लिए पंजाब में घुसने नहीं दिया प्रत्याशियों को, हरियाणा में चुनाव है, राजस्थान की स्थिति। तो ऐसी स्थिति में कुछ भी करके, जैसे एससी एसटी ओबीसी की राजनीति एक अलग है, लेकिन यहाँ पर किसान को मैनेज करना होगा। और शिवराज सिंह चौहान जो सारी बहनों को साथ ले लेते हैं, कभी इमोशनल हो जाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं, थाली में खा लेते हैं, ऐसा ही एक व्यक्ति चाहिए जो किसानों के घर में बैठकर उनकी बात सुन सके। मुझे याद है, मैंने वो कवर किया जब साल भर से ज्यादा का समय हो गया था, जब किसान सड़क पर बैठे थे, तो नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री थे, उनको भेजा गया, फिर पीयूष गोयल को भेजा गया। देखिए, पीयूष गोयल जैसा मैंने कहा मैनेजमेंट के व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन टाइप हैं, उनके और तरह की छवि है, तो ऐसे में किसान कनेक्ट नहीं कर पाता है। और यही हुआ, एक बार बात हुई, दूसरी बार बात हुई, तीसरी बार बात हुई, विज्ञान भवन में बुलाया गया, अलग अलग जगह, लेकिन किसान पीयूष गोयल के साथ कनेक्ट नहीं हो पाया था। तो ऐसे में ये शिवराज सिंह चौहान है जो रोने लग जाते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं, आंसू पोंछ देते हैं, महिलाओं को गले लगा लेते हैं, महिलाओं को सम्मान देते हैं, पैर छू लेते हैं। तो शायद किसानों को भी यही जरूरत है कि ऐसा लगे कि हमारे बराबर का, हमारे साथ का व्यक्ति आके हमसे बात कर रहा है। लेकिन ये चुनौती भी है, राह आसान नहीं है, किसान बहुत कुछ सोच बैठा हुआ है, किसान की मांगे बढ़ती जा रही हैं और बढ़ेंगी। तो ऐसी स्थिति में किसान के साथ कनेक्ट होके उसको सरकार की लाइन पे लाना ये बड़ी चुनौती है, पर शायद संघ ने कहा होगा कि हमारे शिवराज पूरी तरीके से इसको देख लेंगे। और ये शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, जहां ये कहा जा रहा था कि अब उनका एग्जिट होने वाला है राजनीति से, अब वो बैक सीट पे चले गए हैं, वहां एक बार फिर फ्रंट में अगले 5 साल के लिए शिवराज सिंह चौहान आए। आपने अगला जिक्र किया था, मैं चाहूंगी कि जी मैं आपसे अभी हम लोग अश्विनी वैष्णव की बात कर रहे थे। अश्विनी वैष्णव को आईएनबी मिनिस्ट्री देना, और खास करके इस परिप्रेक्ष्य में कि आज मीडिया मैनेजमेंट ही नहीं, एक बहुत ही पैरेलल मीडिया की बात है जो कि पूरे देश भर में है, और ये इंडिया अलायंस बार बार ये कह रहा है, उस पैरेलल मीडिया की वजह से उसे आज लोगों तक पहुंचने का बहुत बड़ा मौका मिला। और उस पर भी इंडिया अलायंस का यह मानना है कि यही वो जरिया है जिसके जरिए वो लोगों तक पहुंच सकता है। अश्विनी वैष्णव एक करियर डिप्लोमैट है, एक करियर ब्यूरोक्रेट है, वो जानते हैं कि चीजों को किस तरीके से आगे कैसे स्ट्रक्चर करना है। आईएनबी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ेंगी, और खास करके जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि रेलवे महकमा भी अश्विनी वैष्णव के पास है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी चुनौतियां सामने हैं। बहुत सारे ऐसी फुटेज आपको दिखाई देंगे सोशल मीडिया पर, जहां पर दिख रहा है कि हाई स्पीड ट्रेन में खचाखच लोग भरे हुए हैं, जितनी सीट है उससे कहीं ज्यादा लोग खड़े होकर वहां जा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे कि बस चल रही हो। इस तरह की तस्वीरें आपको बहुत प्रोत्साहित नहीं करती, ये आपके लिए खतरे की बात दिखाई देती है। 2 चैलेंजिंग मिनिस्ट्रीज अश्विनी वैष्णव को देना, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मुझे लगता है कि अश्विनी वैष्णव की है। मैनेज कर पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। 2013 और अब तक अगर नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत कुछ रही है तो वो है मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट। और इस बार आपने सोशल मीडिया पे तरह तरह की चीज देखी होंगी, एक तो जो मोदी के पक्ष में थे, और एक सोशल मीडिया का कुछ पार्ट जो मोदी के पक्ष में नहीं थे।
जो इस बार मैनेज किए जाएंगे अलग अलग तरीके से, और उसकी ज़रूरत है। आपने देखा होगा यूट्यूब के अलग अलग कानून बनेंगे, सोशल मीडिया को लेकर अलग कानून बनेंगे, कि कई बार राष्ट्र हितों के लेकर भी इस तरह की चीज़ें यूट्यूब सोशल मीडिया पे आती हैं जो शायद राष्ट्र सेवा के लिए या राष्ट्र हित के लिए अच्छी नहीं है। तो ये बड़ा चैलेंज होगा। और जितनी बार इतिहास में हम कहते हैं कि ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीसरी बार शपथ ली है, तो उस तीसरी बार की शपथ में मीडिया मैनेजमेंट का काम और बढ़ जाता है। आज इंडिया अलायंस बार बार, जब हम अभी राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाते हैं तो वो बिखर जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनसे कुछ सवाल करते हैं। अभी जेपीसी को लेकर सवाल किया तो बिखर गए कि आप क्या भाजपा का बैज लगा लीजिए। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मीडिया मेरी तरीके की बात नहीं कर रहा है, मेरे को नहीं दिखा रहा है। उनका ये आरोप है कि अगर मेरा भारत जोड़ो यात्रा ज्यादा दिखाई गई होती, मेरे भाषण को 2 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 40 मिनट दिखाया होता, तो शायद मैं आज सत्ता में होता। तो यही मैनेजमेंट है जो बारीकी से करना था। सब ये कह रहे हैं अनुराग ठाकुर आउट क्यों, पर जो एफिशिएंसी, जो जिसे बोलते हैं पोटेंशियल, अदिति क्षमा चाहता हूं आपसे। चिराग पासवान अभी पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, विभागों का वितरण हो चुका है। चिराग पासवान, होनी चाहिए उस मंत्रालय की पहचान देश भर में बनाने के लिए आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए कि उस मंत्रालय के माध्यम से आप जनता को लाभ दिला सकें। चिराग जी, आपके पिताजी भी ये मंत्रालय संभाल चुके हैं जो आपको मिला है, क्या कहना चाहिए? इसमें कुछ नहीं कहना, कोई मंत्रालय किसने संभाला, जैसा मैंने कहा कि भाई ये जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास मुझ पर रखा है उस विश्वास पे पूरी तरीके से खरा उतरूंगा, ये विश्वास जरूर दिलाता हूं। इंडिया अलायंस की पहले ही इसके ऊपर रिएक्शन आई है, उन्होंने कहा है कि अलाय पार्टनर को झुंझुनू मंत्रालय दिया है। फिर वही सोच है ना, ये गलत सोच है, ये गलत सोच है। मैं जैसा मैंने कहा, मंत्रालय की पहचान जो मंत्री हैं वो उसको किस तरीके से आगे लेकर जाते हो। मैं बार बार मैं कहता हूँ, मेरे पिताजी ने कई ऐसे मंत्रालय संभाले जो जब उनको दिए गए तो कई लोगों ने इसी तरीके की बातें उस वक्त कही जाती थी, और उस मंत्रालय से तो अब आपको धीरे धीरे सभी प्रतिक्रियाएं दिखाई देंगी जिसमें आप तमाम मंत्रियों की प्रतिक्रिया आपके सामने होंगी। लेकिन आइए अब इसके साथ साथ हमने अभी आपके सामने कैबिनेट के स्वरूप और कैबिनेट के पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर चीजें स्पष्ट की, लेकिन कुछ एक चीजें आपको समझना बहुत आवश्यक है। ये जो कैबिनेट में पोर्टफोलियो बटा, इसका जो आशय है वो अभी तक हमने आपको समझाया, लेकिन ये कैबिनेट इस तरह का क्यों बना, यह जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहां कोर फोकस क्या है? कोर फोकस यह है कि किस तरीके से सभी जातियों का प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से हो सके, उसके साथ साथ महिलाओं को उचित जगहों पर रखा जाए, और साथ ही साथ सभी राज्यों को भी साधा जाए। जैसे कि अभी आपके सामने हम डेटा प्रस्तुत कर रहे हैं, मौजूदा कैबिनेट में, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, इंडिपेंडेंट चार्ज एमओएस और इंडिपेंडेंट चार्ज और उसके साथ साथ एमओएस की जो पूरी श्रृंखला आप लेकर चलते हैं, जिसमें 72 जो कैबिनेट के सदस्य हैं, उनमें से ओबीसी 27 हैं, 25 सामान्य वर्ग से आते हैं, एससी एसटी से 10 मंत्री यहां पर चुने गए हैं, एसटी के 5 मंत्री हैं यहां पर, और अल्पसंख्यक 4 मंत्री यहां पर हैं। जी हां, इस बारे में लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि अल्पसंख्यक मंत्री नहीं हैं। माफ कीजिएगा, मोदी मंत्रिमंडल में कोई मुसलमान मंत्री नहीं है, लेकिन 2 बौद्ध और 2 सिख मंत्री हैं, और बौद्ध और सिख अल्पसंख्यक हैं भारत में। इसलिए अल्पसंख्यक मंत्रियों के प्रतिनिधित्व को लेकर भी यह बात स्पष्ट है। यह बिल्कुल बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी ऐसा उम्मीदवार नहीं था जो कि मुसलमान के तौर पर प्रस्तुत किया गया था, सिर्फ एक सीट को छोड़कर जो कि उनकी सहयोगी की सीट थी। उसके आधार पर आज आप मंत्रिमंडल में कोई भी मुसलमान का प्रतिनिधित्व नहीं देख रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगला आंकड़ा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरीके से पूरे भारत में जो मंत्रियों का चयन किया गया है, उसमें आप देखिए, आपको ये तस्वीरें दिखाई देंगी कि 2014 और 2019 के मुकाबले 2024 में किस तरह से क्षेत्रवार आपको बदलाव दिखाई देगा। जैसे कि हम हिंदी पट्टी की बात करें, 23 मंत्री थे 2024 में, जो कि 14 में, जो कि बढ़कर 38 हो गए हैं 2024 में। दक्षिण से 6 मंत्रियों को चुना गया था 2014 में, आज 11 मंत्री हैं जो दक्षिण के राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उत्तर पूर्व राज्यों के 2 मंत्री थे 2014 में, जो आज 3 की संख्या हासिल कर चुके हैं। और जब आप अन्य देश के हिस्सों की बात करते हैं, पश्चिमी और उसके साथ साथ, तो 13 मंत्री पश्चिमी और अन्य क्षेत्रों से थे 2014 में, जो कि अब 19 हो चुके हैं।
कुल मिलाकर आप देखें तो मंत्रियों के जरिए ही बड़े पैमाने पर सभी चीजों को साधा गया है। आइए अब आपको दिखाते हैं, लगातार बाइट्स आ रही हैं। टमटा जी जो कि परिवहन राज्य मंत्री बने हैं, वो क्या कह रहे हैं? किस तरह से इसको लेते हैं आप? चूँकि जिस प्रकार से मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरकार में काम करने का अवसर दिया है और आदरणीय नितिन गडकरी जी के साथ लगातार हम लोग पहले भी लगातार बैठते रहे, मिलते रहे, पहले भी मंत्री रहा हूँ और नितिन जी के साथ संगठन में भी मैंने काम किया है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत अच्छी जिम्मेदारी। आज़ादी के बाद अगर रोड्स में क्रांति हुई तो अटल जी के टाइम में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से हुई थी और अंतिम गांव घर घर तक रोड जाने का काम अगर कहीं हुआ तो पीएमजीएसवाई की मोटर मार्गों के कारण से हुआ। अब ये रोड्स इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि हर व्यक्ति की बहुत ही मूलभूत सुविधाओं में रोड भी है। और आपके जैसे मालूम है, जिस प्रदेश से मैं आता हूँ तो पूरा का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है और बहुत सारी डेंजर जोन थी जो हम रोड बना भी चुके थे। ऑल वेदर रोड। जाहिर सी बात है, लगातार मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज लगातार डेवलपिंग न्यूज़ का दिन है और इसलिए एनालाइजर में इन तमाम चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। लेकिन आइए अब अपने एनालिसिस पर वापस लौटते हैं। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं राज्यवार तरीके से किस तरह से मंत्रियों का चुनाव किया गया है। अब इसमें 2019 और 2024 की जो कंपैरेटिव डेटा है वो अब आपके सामने है। उत्तर प्रदेश से 2014 में 14 मंत्री थे, 2019 में 11 मंत्री थे, लेकिन 2024 में ये घटकर 9 तक पहुंच गए। इसके साथ साथ अन्य आंकड़े भी आपके सामने आप देखिए। बिहार से 8 मंत्री थे, इस बार 9 मंत्री, 2024 में 9 मंत्री हैं। महाराष्ट्र से 6 मंत्री थे, इस बार महाराष्ट्र से 7 मंत्री रखे गए हैं। गुजरात से 6 के 6 वैसे ही बहाल रखे गए हैं 19 और 24 में से। मध्य प्रदेश में भी 5 के 5 रखे गए हैं। आंध्र प्रदेश में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, 6 मंत्री आंध्र प्रदेश से चुने गए हैं और केरल से 2 मंत्री चुने गए हैं। यानी कि अगर आप देखें तो मंत्रियों का अनुपात राज्य के आधार पर भी बनता हुआ दिखाई दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आ रही है, जब आप राज्यवार जो है वो सीटों का आकलन करते हैं तो उसके आधार पर आपको ये देखना पड़ता है कि किस राज्य में आप क्या मैसेजिंग देना चाहते हैं। जैसे कि मसलन हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में अभी चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, बस 3 महीने के बाद इन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। यहां पर जब मंत्रियों का चयन किया गया है तो आप देखेंगे मंत्रियों का चयन सबसे पहले उनके कार्यशैली, उनके परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी, उसके साथ साथ किस जातीय का प्रतिनिधित्व करते हैं उसके आधार पर, और फिर किस क्षेत्र के आधार पर। यानी ये 4 पैमाने हैं जिसके आधार पर नेताओं को चुना गया जो कि सांसद रहे और उनको कैबिनेट में जगह दी गई। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो इसी आधार पर महाराष्ट्र में भी चयन होता दिखाई दिया। बिहार में अगर आपको ज्यादा मंत्रियों की संख्या दिखाई दे रही है, जहां पर जेडीयू के मंत्रियों को भी जगह दी गई है, जेडीयू के भी 4 मंत्रियों को जगह दी गई है कैबिनेट में, पूरे जो कैबिनेट है उसमें आधार पर, तो यहां पर जाहिर सी बात है मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन बीजेपी के मंत्रियों की संख्या नहीं बढ़ी है। बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटी है क्योंकि सहयोगियों को यहां पर जगह देनी थी। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में क्या साधने की कोशिश कर रही है, ओबीसी वोट बैंक को बड़े पैमाने पर साधने की कोशिश कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे कि आप महाराष्ट्र में ओबीसी वोट बैंक को साधते हुए देखेंगे। यह आधार होता है आमतौर पर जहां पर आपको चुनने होते हैं मंत्रियों को। जैसे कि अभी मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा था, 6 मंत्री महाराष्ट्र से चुने गए हैं, हरियाणा से 3 मंत्री चुने गए हैं, उसके बाद झारखंड में भी इसी साल चुनाव है, वहां से भी 2 मंत्री चुने गए हैं, बिहार से जैसा मैंने आपको बताया 9 मंत्री चुने गए हैं। अब अगर आप इन राज्यों के आधार पर देखें तो ये राज्य तय करेंगे और बताएंगे कि विधानसभा के चुनाव में मंत्रियों के चयन, उनके जातीय चयन के आधार पर लोग अपने प्रतिनिधित्व को मानते हुए इन राज्यों में सरकार में अपने प्रतिनिधि को ज्यादा आंकेंगे। और कैबिनेट में जब आप कैबिनेट का पूरी संरचना को देखते हैं तो ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, जहां जातीय आधार, उसके साथ साथ जनाधार, ये तमाम चीजें बहुत बड़े तरीके से काम आती हैं। हमने आपको यह भी बताया कि इस पूरे कैबिनेट में शपथ के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबरदस्त तरीके से एक्टिव होते हुए भी दिखाई दिए हैं। आप सोचिए, आज सुबह सुबह वो पहुंचे अपने कार्यालय,
वहां पर उन्होंने ये तस्वीरें आपको उनकी हम दिखा रहे हैं, जहां पर कार्यालय में पहुंचते ही उन्होंने अपना काम शुरू किया और काम शुरू करने में सबसे पहली फाइल पर उन्होंने क्या हस्ताक्षर किया, जो किसान निधि की राशि होती है उसे रिलीज किया। अब आप सोचिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका सिग्निफिकेंस, इसका महत्व यह है कि किसान सरकार की पहली प्राथमिकता होने जा रहा है। और यहीं पर जब आप देखते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है, पंचायत राज मंत्रालय दिया गया है, तो शिवराज सिंह चौहान जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। किसानों के साथ उनका तालमेल मध्य प्रदेश में जबरदस्त रहा है, एक लंबी सरकार चलाने का अनुभव रहा है। इस अनुभव के आधार पर किसानों में जो असंतोष है उसे बहुत अच्छे तरीके से पाट सकते हैं। हरियाणा में चुनाव, महाराष्ट्र में चुनाव, इन दोनों राज्यों में जहां विधानसभा के चुनाव हैं, वहां पर किसानों की स्थिति बहुत विकट है, गंभीर समस्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इन समस्याओं को पाटने के लिए एक मजबूत किरदार को सामने लेकर आती है, शिवराज सिंह चौहान। यह मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, इस तरह के कई एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना काम संभालने के साथ ही क्या कहा। मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया, वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस इलाके विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने से पहले कहा था कि उनके पास 100 दिनों का खाका तैयार है। 25 दिनों और अतिरिक्त उन्होंने लिए थे ताकि युवा समाज को वो आगे लेकर चल सके। सत्ता संभालने के पहले दिन कार्यालय में उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया और इसके साथ साथ फाइल के मूवमेंट्स, हैंड ओवर, टेक ओवर जबरदस्त तरीके से है। 18 तारीख को मोस्ट लाइकली पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है और इसके साथ साथ सरकार की नीति आपके सामने होगी। बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा जो कि निर्मला सीतारमण प्रस्तुत करेंगी और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार का बजट बहुत बड़े आर्थिक सुधारों वाला बजट होने जा रहा है। हो सकता है कि बाजार में ऊपर नीचे गिरावट आपको दिखाई दे, लेकिन यह आर्थिक सुधार भारत की आर्थिक नीति और नींव को मजबूत करने की दिशा में होने जा रहे हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम संभालने के साथ ही जो स्पीड हासिल की है, अगर इसी स्पीड से सरकार काम करती रही तो अपने आप में यह सरकार बहुत कुछ कर गुजरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली विदेश यात्रा G7 के लिए है, जिसके लिए वो इटली रवाना होने वाले हैं। 14 तारीख को वहां पर G7 की मुलाकात है और बैठक है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं, यानी कि एक दिन का भी विराम नहीं। और इटली से वापस आने के साथ ही संसद की कार्रवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन मोड में है, एक्शन मोड में है और शायद सरकारों को ऐसा ही होना चाहिए। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। बहुत धन्यवाद।